students, how are you? I hope you are all doing fine. Today, in today's session, we'll be studying force and pressure. तो बिल्कुल भी अच्छे फोर्सफुली बट विदाउट एनी प्रेशर हम फोर्स एंड प्रेशर के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले हमारे रिचुअल यानी कि क्विज टाइम, हम क्विज की तरफ एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा पर आपकी नॉलेज में ज़रूर हेल्प करेगा. तो क्वेश्चन है, समटाइम्स when we do heavy exercise, anaerobic respiration takes place in our muscle cells. What is produced during this process? Anaerobic, that is in lack of oxygen or in absence of oxygen. जो respiration होती है हमारे muscle cells में, तो क्या produce होता है इस process के दौरान? Alcohol and lactic acid, alcohol and carbon dioxide, lactic acid and carbon dioxide और lactic acid only. एज यूजुअल हम अपना इस क्वेश्चन का आंसर एंड ऑफ द सेशन में देंगे, टुवर्ड्स जब हम एंड तक पहुंच चुके होंगे. अब स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस फोर्स एंड प्रेशर के. तो सीडीएस और एनडीए जिसके लिए भी आप प्रेप कर रहे हैं, उस प्रेप को आपके पास प्रिपरेशन को हेड्स अप गियर अप करने के लिए हम ये क्वेश्चंस लाए हैं. तो क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इनके साथ अटैच्ड कॉन्सेप्ट होंगे, आई होप वो भी आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे. ओके. So first question you can see on my screen. I can read it out for you. Which one of the following forces can be applied only when the body is in contact with the other object? आप इसको इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछना हो, जो कि आए भी हुए हैं डिफेंस में पास्ट ईयर्स में, कि आउट ऑफ दीज फोर्सेस जो आपके सामने हैं, विच फोर्सेस या विच फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम इसमें? कॉन्टैक्ट फोर्सेस. देखो, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं. वैसे तो इनके नाम से ही प्रिटी मच क्लियर हो रहा है हमें कि क्या कहना चाहते हैं हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस से. कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब भाई सिंपल होता है कि जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, अगर उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होना नेसेसरी है फोर्स लगने के लिए, सो दोज फोर्सेस आर टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस. लेट्स जस्ट एक्सप्लेन इट वंस मोर. देखो, मान लो कि आपका फ्रेंड है और आप, चलो फ्रेंड नहीं एनिमी ले लेते हैं, अभी हमने झगड़ा कराना है इसलिए. तो अगर आप एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग गए, हाथापाई होगी, तो जो आप एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे होगे, उन फोर्सेस को लगने के लिए कॉन्टैक्ट एक दूसरे के हाथ का या पैर का होना जरूरी है ना. तो ऐसी फोर्सेस जिसमें जो फोर्स लगा रहा हो और जिस पे फोर्स लग रही हो, उन दोनों के बीच में कोई स्पर्श कॉन्टैक्ट हो, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कौन कौन सी एग्जांपल आते हैं? जिस भी फोर्सेस को आपका एग्जांपल दे रखा हो और आपको इमेजिन हो रहा हो कि आप कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है उस फोर्स के लगने के लिए, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगी. और जिसमें कॉन्टैक्ट जरूरत नहीं है, मतलब मान लो ये हमारा ट्री है और इसकी लीव है, वो नीचे गिर गई, इतनी बड़ी लीव होगी कोई नहीं, वो नीचे गिर गई. कैसे गिरेगी? क्योंकि हम अर्थ पे इस ट्री को मान रहे हैं, लेके चल रहे हैं ना, और ये जो लीफ है ग्रेविटेशनल फोर्स के इम्पैक्ट में नीचे गिर रही है. अब आप देखोगे कि ट्री और अर्थ, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है जब ये नीचे फॉल डाउन हो रही है लीफ, है ना. तो ये फोर्सेस कैसी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी फोर्स है, मस्कुलर फोर्स ऐसी फोर्स है, ग्रेविटेशनल, या बोथ है एंड बी. मस्कुलर फोर्स तो अभी हमने कहा कि जब तक आपके पास सुपर पावर्स नहीं है तब तक आपको एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर आप लड़ाई या झगड़े में किसी में उसको मस्कुलरली उसे पुश करना चाहते हो या पुल करना चाहते हो, है ना. तो मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑब्वियसली. व्हाट अबाउट फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाली फोर्स होती है. मतलब आप आगे जा रहे हो या चलते चलते थक गए, भागते भागते थक गए, तो कौन सी फोर्स आपको पीछे की तरफ खींच रही होती है? फ्रिक्शन फोर्स. यानी कि आपके मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाली फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स. अब जब तक आप अपने फ्लोर पे या कहीं पे भी, जहां पे भी चल रहे हो, कंक्रीट किसी भी फ्लोर पे, तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगी जब तक आप कांटेक्ट में नहीं होगे सरफेस के, है ना. तो अगेन फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स.
सो दिस बोथ ए एंड बी आर टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेस. तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी. ग्रेविटेशन फोर्स इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, तो उसमें कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है. चलिए इसी के साथ करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है. प्रेशर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत. देखिए प्रेशर को अगर आप सिंपल टर्म्स में बताना चाहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. पर अगर आप इसे टेक्निकली देखें तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है. इस फोर्स को खाली फोर्स कहना सही नहीं है. फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया कहना ठीक है. तभी कई बुक्स में जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो हम ऐसे लिखते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. थ्रस्ट का मतलब होता है वो फोर्स जो किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री पे लग रही हो, यानी कि परपेंडिकुलर लग रही हो. तो ऐसे फोर्स पर यूनिट एरिया को या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर. ठीक है. तो हर कोई फोर्स की डायरेक्शन नहीं हो सकती. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर. इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. ये न्यूटन की सेकंड लॉ से हमें पता चलता है. अभी और हम न्यूटन्स लॉज के बारे में भी पढ़ेंगे. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो फोर्स की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है. बट जब आप प्रेशर बात कर रहे हो प्रेशर की, तो प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ फोर्स की वही डायरेक्शन लेगी जो 90 डिग्री पे लग रही होगी सरफेस के. तो इसलिए इसे हम हर कोई कंपोनेंट नहीं ले सकते फोर्स का. सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन कौन सी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द एरिया. सो दैट्स व्हाई प्रेशर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है नेचर में, क्योंकि इसमें हर डायरेक्शन फोर्स की पॉसिबल नहीं होती. ओनली दैट डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया इज इन्वॉल्व्ड इन प्रेशर. ओके, नाउ यू कैन सी है तो फोर्स ही एक तरह की. चलो कंपोनेंट परपेंडिकुलर सही. तो फोर्स की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, दैट इज न्यूटन. एरिया की जो यूनिट होती है दैट इज मीटर स्क्वायर. एंड प्रेशर दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया. इसके एसआई यूनिट के लिए हम एक नाम देते हैं पास्कल. प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, पास्कल. 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो उन्होंने हमारे पास एसआई यूनिट पूछी है इस क्वेश्चन में. तो एसआई यूनिट प्रेशर की हमारे पास क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, पास्कल. और अगर ये पास्कल ना गिवन होता देन यू कुड हैव ऑप्टेड वो वाला ऑप्शन जिसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो. ओके फाइन. नेक्स्ट देखते हैं. डैश इज इन्वॉल्व्ड इन फिलिंग अप द लिक्विड इनटू सिरिंज. सिरिंज में यानी कि जो आप इंजेक्शन वगैरह या कोई भी लेते हो जिसकी पिस्टन हो, अगर आप उसमें लिक्विड फिल कर रहे हो, पिचकारी वाला सिस्टम भी जो भी होता है जिसमें हम अगर होली के टाइम पे पानी भरते हैं या कलर्स भरते हैं पानी वाला, तो उसमें कौन सा इन चारों में से फिनोमिना इन्वॉल्व होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैग्नेटिक प्रेशर, फ्रिक्शनल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. तो थोड़ा सा एक बार हम इसमें ओवरव्यू लेते हैं इसका. जो मान लो ये हमने थोड़ा सा ले लिया, ये पिस्टन इसकी और ये इसका पीछे का हैंडल. तो जैसे ही अगर आपने इसको वाटर में डिप करा, तो जब आप पिस्टन को पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, जब हम इसे ऐसे पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इधर प्रेशर जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है. अंदर इसके जो भी आप ये सिरिंज ले रहे हो इसके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है. और यहाँ पे जो वाटर के ऊपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो ज्यादा है. तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प करेगा लिक्विड को इस तरफ मूव करने में, क्योंकि कोई भी मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई वॉल्यूम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो जो फिलिंग फिनोमिना इन्वॉल्व है सिरिंज में कोई भी लिक्विड फिल करने के लिए, बी इट ब्लड और वाटर व्हाटएवर इट इज, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है, एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द राइट आंसर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम समझते क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं. देखो मान लो हम अर्थ सरफेस पे हैं, ये अर्थ है हमारा,
ठीक है। और अर्थ के ऊपर आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स है अलग अलग, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये काफी किलोमीटर तक ऊपर हमारे अर्थ के सरफेस से ऊपर 320 किलोमीटर तक स्प्रेड आउट है ना। तो ये एक कोई भी इंसान, मान लेते हैं यहाँ पे हम एक ह्यूमन ले लें, तो ये 320 किलोमीटर जो भी सबसे ऊपर अपर मोस्ट लेयर होगी उससे क्या कर रहा होगा, प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो ये एयर कॉलम जिसका प्रेशर कोई भी ऑब्जेक्ट या ह्यूमन और सरफेस पे एक्सपीरियंस करे, दैट इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स देख सकते हैं, पास्कल में भी हम देख सकते हैं, बार, टोर, ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी यूनिट्स होती है, बट फिनोमिना हियर इज इन्वॉल्व, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एक और क्वेश्चन बनता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप मेजर कौन से डिवाइस से करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी मेजर्ड बाय बैरोमीटर, बाय एन इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर। ठीक है, ओके। next question they are saying, asking the force which always opposes the motion of an object। इन 4 ऑप्शंस में से आपको ऐसी कौन सी फोर्स लगती है जो हमेशा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को अपोज करेगी। अभी हमने बात करी थी जब हम कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे, तो एक ऐसी फोर्स जो हमारे मोशन को या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करे, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स इज द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, rank the 4 fundamental forces of nature in order from weakest to strongest। आपको फोर्सेस को अरेंज करना है ऑर्डर में फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। पहले तो हम देखते हैं कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपके पास हैं कौन सी। 4 फंडामेंटल फोर्सेस में आपके पास ये सारी की सारी जो भी आपको दिख रही है, ऑर्डर ही डिफरेंट है पर फोर्सेस यही है। कौन कौन सी फोर्सेस, ग्रेविटी, gravitational force is one of the 4 fundamental forces, electromagnetism, nuclear force and weak nuclear force, these are the 4 fundamental forces। अभी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती है, यानी कि जितने भी चार्जेस, जितने भी मैग्नेटिज्म की वजह से, यानी कि मैग्नेट की वजह से जो भी फोर्सेस आती हैं, वो सब इसके अंदर इंक्लूसिव है। अगर आप इसे सिंपल लेवल पे समझना चाहते हैं कि कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो हम सबको पता है कि मैटर जो है उसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट हम लेके चले, स्मॉलेस्ट एज इन, अभी तो उससे भी हम डिविजिबल तो मानते ही हैं, बट अगर आप एक एटम लेके चलो तो एटम को, एटम की फॉर्मेशन में, यानी कि जो एटम को हेल्ड करके रख रही है, उसके अंदर जो फोर्सेज हैं उसे हम कौन से वाले नेचर का मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछे दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, these forces can be thought of responsible of holding atom, या फिर एटम में के अंदर जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं, एग्जिस्ट इन एटम। देखिए, एटम के अंदर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हालांकि चलो क्लाउड फॉर्म में ही सही, पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो चार्जेस की वजह से ये फोर्स आती है, इन फोर्सेस को अगर आप एग्जैक्ट नाम देना चाहें वैसे तो कूलम फोर्स होगी, बट अभी अगर आप कहें कि एटम के अंदर, यानी कि एटम को हेल्ड करके रखने के लिए कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसे किस नेचर का मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट, ग्रेविटी। ग्रेविटी पूरे यूनिवर्स में सबसे डोमिनेंट फोर्स है। आप अगर यहाँ पे स्टिक हैं अर्थ के सरफेस से, अगर अर्थ हमारी किसी और, यानी कि सन के अराउंड, एक बिग स्टार के अराउंड घूम रही है, तो मून हमारे अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो इन सभी केसेस के लिए, इन सभी के लिए एक फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इसलिए बोला जा रहा है नाम के साथ भी, क्योंकि ये
छोटे से स्पेस में, कितने छोटे से स्पेस में, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस को होल्ड करके रखने के लिए फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियस का साइज होता है फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर। इतना छोटे से साइज में, मतलब इतना अगर आप इसका रेडियाई देखें न्यूक्लियाई का तो 10⁻⁻15 में इसका साइज होता है। तो इतने से साइज में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को इतनी कस के पकड़ने वाली जो फोर्स होती है, यानी कि जो हेल्ड करके रख रही हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लास्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जितनी भी फोर्सेस आपने आगे पढ़ी हैं, बीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सभी के सभी किसी सिस्टम को कंबाइन ऐसे अट्रैक्ट करके रखती है। जैसे एटम कंबाइन करके रख रहा है, मतलब एटम को टूटने नहीं दे रहा, फोर्सेस जो एटम के अंदर है कस के पकड़ने वाली एटम को, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस को बांध के रख रहा है ऐसे टाइटली, यूनिवर्स को बांध के रख रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। बट वीक न्यूक्लियर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो आपको तब देखने को मिलती है जब कोई न्यूक्लियाई या फिर जब कोई अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ऐसे रेडिएशंस जब वो एमिट आउट होती हैं, यानी कि सिस्टम जब कोई एनसेंबल जो आप देख के चल रहे हो सिस्टम वो टूट रहा है, तब जो फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आती है डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे, उसे हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो 4 फोर्सेस आपको पता चली कौन कौन सी है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, weak nuclear force and strong nuclear force. Now coming to their ranking, यानी कि ordering, वो देखते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो weakest forces हैं, weakest forces इन चारों में से वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। बैक से स्टार्ट करते हैं, वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट ही बोला है उन्होंने। तो सबसे वीकेस्ट फोर्सेस कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अभी आते हैं उससे एक स्टेप नीचे, ठीक है। तो अगर इससे नीचे आप देखें वीकेस्ट के बाद, तो ग्रेविटी के बाद अगला नंबर आता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस का, ठीक है। ऑल्दो नाम वीक किसका है, पर सबसे वीकेस्ट कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, देन electromagnetic force, and then lastly strong nuclear force। तो अपने नेम को लिव अप करता है ये, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो आपका स्ट्रेंथ होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की होती है, क्योंकि छोटे से रीजन में इतना सारा प्रेशर झेलना पड़ता है, इतना सारा फोर्स झेलना पड़ता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो आप इसमें से जो सा कलर आपको अब चमक के आना चाहिए यानी कि सही है, वो हमारे पास कौन सा है, येलो, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, weak nuclear force, electromagnetism and strong nuclear force according to the question they have asked. So weakest to strongest. Okay, next question. Next they are asking कि weight जो आप बोलते हैं जनरल टर्म्स में भी, वेट हम अपना वेट करके आए, किसी ऑब्जेक्ट का वेट देख रहे हैं, वेट इज मेजर्ड इन डैश एंड इज अ डैश, यानी कि इधर तो आपको कुछ यूनिट बतानी है और इधर उसका टाइप या कुछ बताने की वो क्या है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड इज अ फोर्स, या वेट इज मेजर्ड इन केजी एंड इज अ फोर्स, वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स एंड इज अ मास, वेट इज मेजर्ड इन केजी एंड इज अ मास। तो मास अगर वेट के सेम चीजें होती है, तो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि मास और वेट दोनों के दोनों एक अलग फिजिकल क्वांटिटी होती है, where mass can simply be denoted as m and it is measured in kg। मास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिस चीज से, जिस एटम से, मॉलिक्यूल से किसी कोई चीज मिलके बनी है उसका मास, यानी कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कि किस चीज से, मटेरियल से वो मिलके बना हुआ है, ये कभी चेंज नहीं होता। whereas weight is not m, it is mg। और अभी मैंने फोर्स का एक स्लाइड में आपको फॉर्मूला बताया था, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट क्या है, वेट एक तरह की फोर्स है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, एक ऐसी फोर्स जो आपको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो सही ऑप्शन आएगा
weight is measured in Newton since it is a force and is a force. तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस ब्लू वन. वेट को आप न्यूटन में मेजर करते हैं, ये चेंज हो सकता है क्योंकि जी की वैल्यू भी चेंज हो सकती है. स्पेस में जी की वैल्यू 0 होती है तो वेट 0 होता है, वेटलेसनेस कंडीशन आ जाती है उस टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर यू. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स जब मैंने अभी आपको बताई है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि एक न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. तो ये उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है. कह रहे हैं क्या न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होती है. सेकेंड ऑप्शन दे आर आस्किंग क्या न्यूक्लियर फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस कही जा सकती हैं. देखिए, तो इसके ऊपर जरा हम देखते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज, जिसमें से फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रू है. कैसे, देखो, आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस के निवासी न्यूक्लियॉन्स है ना. कौन कौन? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये दोनों रहते हैं. न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, नो चार्ज. और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है. फिर भी जो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की फोर्स, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच की फोर्स, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की फोर्स, सबका मैग्नीट्यूड सेम है. दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट, दे डोंट डिपेंड अपॉन द चार्ज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस चार्ज पे डिपेंड करेंगी, पर न्यूक्लियर फोर्सेस उनसे कहीं ज्यादा आपके पास पावरफुल होती हैं. तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्सेस कैसी होती हैं? चार्ज इंडिपेंडेंट. क्योंकि अगर चार्ज इंडिपेंडेंट नहीं होती तो प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव को तो इतने से एरिया में रिपेल करना चाहिए था, बट उस रिपल्शन को ओवरकम करने वाली फोर्सेस कौन सी होती है? न्यूक्लियर फोर्सेस. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सेकंड, न्यूक्लियर फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है जिस भी, जैसे मान लो दो प्रोटॉन और प्रोटॉन है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इनके बीच वाली फोर्स जो है वो सेंटर यानी कि एक डायरेक्शन में होती है. मान लो जैसे आप लोगों को पता है कि अगर ये अर्थ है और ये मून है, तो अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स लग रही है वो सेंट्रल फोर्स है, ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंट्रल फोर्स है. बट ऐसा कुछ भी हमें न्यूक्लियर फोर्सेस में देखने को नहीं मिलता. जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है वो सेंटर टू सेंटर नहीं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती या फोर्स लगा रही होती. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो एब्सोल्युटली आवर आंसर शुड बी फर्स्ट. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछ रहे हैं, नेट फोर्स इज 0 व्हेन द टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर इन. ये आपको बताना है कि नेट फोर्स आप 0 मान सकते हो जब दो फोर्सेस अप्लाइड हो किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में, मतलब कि ऐसे सेम डायरेक्शन में. एक आपके पास आपका फ्रेंड राम आप पे फोर्स लगा रहा है, एक शाम फोर्स लगा रहा है, तो क्या नेट फोर्स 0 होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, फोर्स एड अप हो रही है ना इधर, ये तो कैसे हो सकता है. नेक्स्ट, द ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है और डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड की है. मतलब मानो कि मैंने यहाँ से 4 न्यूटन फोर्स लगाई और यहाँ से 2 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ऑब्वियसली 4 न्यूटन वाले की डायरेक्शन में तो ये आगे जाएगी, तो फोर्स 0 कैसे हुई? ये भी क्या हुआ? इनकरेक्ट है ना. नेक्स्ट, ये सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए. फिर से 4 न्यूटन और 4 न्यूटन अगर सेम डायरेक्शन में हुई और सेम मैग्नीट्यूड की होगी तो नेट फोर्स तो 8 न्यूटन हो जानी चाहिए. अगेन रॉन्ग. डी, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड. दो फोर्सेस को 0 होने के लिए एक तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरा उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए. ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस यानी कि मान लो एक 2 न्यूटन है और वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और एक और 2 न्यूटन है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन. माइनस क्यों आया? अरे डायरेक्शन मैटर करेगी ना. ये वाली अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा. सो हाँ, आंसर 0 आ रहा है. तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी.
opposite directions and are of equal magnitude. क्वेश्चन है इससे, आप लोगों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन की पढ़ी होगी, उसमें हम कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. क्या आपको लगता है कि वो दोनों फोर्सेस फिर जो हम बात कर रहे हैं दैट शुड ऑल्सो बी कैंसलिंग ईच अदर? डू कमेंट मी एंड लेट मी नो अगर आपको पता है तो, नहीं तो हम इसका आंसर नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आपका क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, the two forces should cancel each other, yes or no? yes तो why और नहीं तो how? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डैश विद इंक्रीजिंग हाइट. क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे हाइट बढ़ती है डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, एक्सपैंड होता है, रिमेन सेम रहता है, ये आप लोगों ने बताना है. तो अभी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि अगर ये हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर जितनी भी हमारी ये स्ट्रेटोस्फेयर जो भी लेयर है, मान लिया हमारे पास लास्ट पॉइंट ये है लेयर का, तो आपको बताना है कि जैसे अगर मान लो मैं ए पॉइंट पे हूं अर्थ सरफेस पे और एक बी पॉइंट पे हूं अर्थ सरफेस से, तो ए पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा या बी पॉइंट पे ज्यादा होगा? उसको समझने के लिए आप मेरे पास एक यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर ड्यू टू एनी फ्लूइड, आप इसे ऐसे देख सकते हो, रो जी एच. रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड या जो भी फ्लूइड जिसमें आप बात करना चाह रहे हैं, जैसे एयर. जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज हाइट. जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर भी कम होता जाएगा. तो क्या यहाँ हाइट बढ़ रही है और सरफेस से भले ही बढ़ रही हो, पर आपको पता है ये ऊपर से, यहाँ पे देखो ये सारी की सारी लेयर्स एक प्रेशर जो यहां लगा रही हूं और यही सारी की सारी जब एक प्रेशर यहां लगा रही हूं, तो प्रेशर यानी कि एयर कॉलम का या फिर जिस भी फ्लूइड की आप बात कर रहे हो, यहां पे उसकी हाइट क्या है? कम. यहां पे उसकी हाइट क्या है? ज्यादा. तो प्रेशर एट पॉइंट ए वुड बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी. अगर आपको टेक्निकलिटीज ये नहीं भी समझ में आ रही तो एक बात आपको अच्छे से पता है, जब हम माउंटेन रीजन पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें सांस यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो कम महसूस होने लगती है ना, क्योंकि ऊपर जाते जाते जैसे जैसे आप माउंटेन रीजन में जाते हो तो प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तभी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कम डिजोल्व होने लग जाती है. ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस से वैसे वैसे प्रेशर क्या होने वाला है? डिक्रीज. ओके, क्योंकि यहाँ पे एयर कॉलम की हाइट देखनी है, अर्थ सरफेस से नहीं. यहाँ पे जो हाइट है वो कम है, इधर हाइट क्या है? ज्यादा है. तो प्रेशर विल डिक्रीज एज वी विल इंक्रीज द हाइट. ठीक है, सो इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अर्थ सरफेस. अगला पॉइंट, अगला प्रेशर का क्वेश्चन बोल रखा है कि एट द सरफेस ऑफ पॉन्ड, ये हमारा पॉन्ड है, देखो ये पॉन्ड का सरफेस है, या कोई रिवर ले लो या सी ले लो, डजंट मैटर, और इसका प्रेशर ऑफ बॉटम ऑफ द पॉन्ड यानी कि नीचे बॉटम से, क्या मान लेते हैं? प्रेशर एट बॉटम और ये प्रेशर एट सरफेस. तो क्या महसूस होता है आपको अगर कोई एक स्कूबा डाइवर है या फिर आप पानी के अंदर जा रहे हो, तो एक ऊपर जब आप आराम से पॉन्ड के सरफेस पे हो और एक पॉन्ड के अंदर यानी कि पानी के अंदर जा रहे हो, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा महसूस होता है? ऑब्वियसली जब आप वाटर के अंदर जाओगे एयर से सरफेस से, तब आपको प्रेशर ज्यादा फील होगा. इधर भी देखो लिक्विड देखते हैं, यहाँ पे मैं हाइट क्या लेके चलूं लिक्विड की? 0. अभी तो सरफेस पे है ना, मान लेते हैं ये क्लियर ऐसे है इस हाइट पे. जैसे जैसे आप अंदर जाओगे पानी के वैसे वैसे हाइट क्या हो जाएगी? इंक्रीज. किसकी हाइट की बात कर रही हूं मैं? लिक्विड की, पानी की. तो पानी की जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, अभी हमने देखा था प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड हम कैसे लिख सकते हैं? रो जी एच. हाइट कैसे हो रही है?
बढ़ रही है जैसे जैसे आप सरफेस से नीचे जा रहे हो, तो प्रेशर एट द बॉटम वुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू ऑन द सरफेस, यानी कि जो नीचे वाला इसका स्थल है, यानी कि जो लग रहा है बॉटम, उधर प्रेशर क्या होगा ज्यादा, इधर प्रेशर क्या होगा कम। तो एट सरफेस ऑफ pond is greater than is less than the pressure at the bottom of the pond। जैसे जैसे अब देखो आपको एक सिनेरियो मिल गया होगा, ये हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं या पानी के सरफेस की, जिसकी भी आप बात करो, ऊपर जाएंगे यहां पे प्रेशर P, ठीक है, यहां पे प्रेशर ले लेते हैं, सबसे बड़ा ऑर्डर में चलते हैं, सबसे बड़ा ज्यादा प्रेशर हमारे पास कहां होगा, ये अंडर द वाटर, ठीक है, यहां प्रेशर सबसे ज्यादा, ठीक है, ये ज्यादा, फिर प्रेशर थोड़ा कम, फिर उससे भी कम, माउंटेन रीजन पे उससे भी कम। तो ये आपको थोड़ा सा ट्रेंड मिल गया होगा कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाओगे प्रेशर कम होएगा, अर्थ सरफेस से यानी कि सरफेस जो भी आप लेके चल रहे हो जिस पे हम ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उधर से अगर वाटर लेवल के अंदर चले जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 100 पास्कल इज इक्वल टू, ओ दिस वी हैव ऑलरेडी डन, अभी मैंने आपको बताया था 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो 100 पास्कल क्या होगा, अभी तक तो आपको आंसर पता चल गया होगा, स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी। ओके, next question, which one of the following has maximum inertia? So here comes the time when we have to introduce Newton's laws। न्यूटन की 3 लॉ होती हैं जो हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, उसी को एक बार इस तरह से रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट लॉ न्यूटन की सिर्फ कुछ भी नहीं करती, फोर्स को डिफाइन करती है। कैसे डिफाइन करती है, हम कहते हैं कि जब तक कोई चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती, राइट। तो फर्स्ट लॉ आपके पास सिर्फ क्या करके देगी, आपको फोर्स को डिफाइन करके देगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स, फर्स्ट लॉ डिफाइंस द फोर्स। या अगर आपसे कोई पूछे कि इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया। अब ये इनर्शिया क्या चीज है, देखो आपने इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस पढ़ा है, रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करती है। हमारे मैकेनिक्स में इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपके चेंज को अपोज करती है, ठीक है। मान लो आप बैठे हुए हो, अभी कोई अपना स्टडी कर रहे हो और मामा ने कॉल कर लिया कि ये काम करके आओ, या अभी तो बैठे थे, है ना, तो वो आपका चेंज इन पोजीशन, अपनी स्टेट को चेंज करने का जो ऑपोजिशन होता है, उसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं, जो कि सब में होता है, ठीक है। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देता है, इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बुलाया जाता है। इनर्शिया होती क्या है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी which opposes in change, या which denotes the opposition to its current state। करंट स्टेट यानी कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहे, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहे। तो ऐसी करंट स्टेट को चेंज करने के लिए ऑपोजिशन जो दिखाई देती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और आप आसानी से अब बता सकते हो, अगर एक पार्किंग में कार खड़ी है, मुझे उसको हिलाना है, और एक साइकिल खड़ी है, बाइसिकल, उसको हिलाना है, देन इट इज इजी टू मूव बाइसिकल, राइट, क्योंकि उसका मास कम है ना, तो मुझे आसानी होगी उसे एक जगह से दूसरी जगह में रखने में। तो उसके रेस्ट को, यानी कि उसके करंट स्टेट को चेंज करने के लिए मेरा एफर्ट कम लगेगा, फोर्स कम लगेगी, एज कंपेयर टू एक ऐसी चीज, कार जैसी चीज जिसका मास बहुत ज्यादा है। तो इनर्शिया एक तरह से आप कह सकते हो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। तो इसमें से आपको ऑप्शन में से पिक करना है किसका मैक्सिमम इनर्शिया है, एक एटम, मॉलिक्यूल, 1 रुपी कॉइन और क्रिकेट बॉल, सबसे मैसिव, सबसे ज्यादा इनर्शिया।
So the correct option is cricket ball. Okay. Second, upon catching a ball, जब ball catch करते हैं, a cricket fielder swings his hands backwards like this. This concept behind this is explained by न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया. ये तो अभी आप मेरे साथ सीख के आए हो, इन दोनों का मतलब सेम ही है. लॉ ऑफ इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज सेम. ये सिनोनिम्स की तरह आप इसे कंसीडर कर सकते हो. अब आते हैं कि सेकेंड लॉ क्या कहती है हमारे पास, क्योंकि इसका आंसर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही आएगा. क्यों आएगा देखते हैं. सेकेंड लॉ न्यूटन की, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स. ये फोर्स को कैसे मेजर करते हैं ये बताता है. पहले हमने देखा कि वो लगेगी कैसे, यानी कि स्टेट चेंज करेगी तो फोर्स होता क्या है. अब न्यूटन ने सेकेंड लॉ में बताया कि उसे मेजर कैसे करेंगे. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ फोर्स. तो देखो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिंपल सी बात कही. आप लोगों ने एक क्वांटिटी सुनी होगी मोमेंटम. मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला हम बोलते हैं mv. क्या होता है ये मोमेंटम. Momentum is the impact of force. is impact of force या mass जो भी मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैंने आपको एक स्टोन, नहीं आपको क्यों मारे, हमने क्या करा, एक दीवार पे स्टोन लिया और एक प्लास्टिक की बॉल, तो स्टोन का इम्पैक्ट ज्यादा होने वाला है अगर दोनों की सेम वेलोसिटी हुई तो भी. तो ये मास और वेलोसिटी दोनों का जो आपके पास मिक्सचर या प्रोडक्ट जो आपको इम्पैक्ट देगा फोर्स का, उसे हम बोलते हैं मोमेंटम. और न्यूटन ने सेकेंड लॉ में यही कहा कि जो फोर्स है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, और इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, mv माइनस यू बाई टी. चेंज इन मोमेंटम है ना, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टी. इधर से आपके पास फॉर्मूला आ जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इधर कैसे लगे. देखो, जब भी कोई फील्डर बॉल को कैच करना चाहता है, अगर उसने इंस्टेंटली कैच कर लिया, क्योंकि बॉल की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो इतनी ज्यादा स्पीड में यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी इम्पैक्ट ज्यादा करेगी. तो वो करता क्या है, उसे ऐसे बैकवर्ड लेके जाता है. क्या कर रहा है वो, इसमें टाइम को घटा रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है. जैसे वो अगर पीछे लेके जाएगा तो टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. और टाइम अगर बढ़ता रहेगा तो उसका इम्पैक्ट यानी कि चेंज इन मोमेंटम की वजह से अब जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो क्या पड़ेगा, कम. वेलोसिटी कम हो जाएगी. बॉल एकदम से अब ऐसे पकड़ो, वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत तेज की लगेगी. पर अगर आप उसका टाइम बढ़ा रहे हो तो मोमेंटम, हम चेंज इन मोमेंटम उसका क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ, टाइम बढ़ाने के साथ मोमेंटम कम कर रहे हैं, है ना. वेलोसिटी कम हो रही है, तो इस वजह से आप उसे बैकवर्ड मूव करते हो. एंड दिस इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि सेकेंड लॉ ये बताती है कि कैसे फोर्स को मेजर किया जा सकता है. ठीक है, ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे. ये हमने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करी है. आई होप इट वुड हैव हेल्प्ड यू. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्विज क्वेश्चन. जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, हैवी एक्सरसाइज, जो कि आपको करनी भी चाहिए, नहीं कर रहे तो माइंड फ्रेश रखने के लिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, यानी कि हमें उस टाइम ऑक्सीजन की नीड बहुत ज्यादा होती है मसल्स को. तो कम ऑक्सीजन में, कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में व्हाट इज द प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस. तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, जिसकी वजह से क्रैम्प्स भी पड़ते हैं. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा लास्ट वन, लैक्टिक एसिड ओनली. Okay, so I hope you have enjoyed today's session. Keep learning, keep leading. We'll meet you in next session.